सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ नंबर 6 चाय असम की एक पहचान इसके व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण का मतलब है आपके पाठ का भाषा अध्ययन को। तो बच्चों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज हम इस पाठ के व्याकरण को देखेंगे, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है व्याकरण में। भाषा अध्ययन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्या परिभाषा है या क्या मतलब है इसका। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव का पता चलता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखते हैं, तो उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जा सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जिसका दोष हो दोषी, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार। तो आपने देखा इन सब उदाहरणों में हमने अनेक शब्दों के जगह में सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया है। ठीक वैसे ही इन शब्दों के जगह में हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जो खेत में काम करता है, तो बच्चों खेत में कौन काम करता है? किसान या कृषक। तो हम जो खेत में काम करता है उसके जगह में एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो है किसान या कृषक। आप अपनी किताब में पेंसिल से लिख सकते हैं, किसान या कृषक, कोई एक लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। चार राहों का संगम स्थल। मैंने इस पाठ को जब पढ़ाया था, इस पाठ में भी इसका जिक्र किया गया था। यहाँ जब लोगों की भीड़, आप लोगों को अगर थोड़ा सा आप लोग याद करने की कोशिश करोगे तो यहाँ आप लोगों को याद आएगा कि गाड़ी धीरे धीरे चौराहे पर रुक गई। तो मैंने यहाँ पे आपको चौराहे का मतलब समझाया था कि जहाँ पर चार रास्ते आकर मिलते हैं। तो यही दिया गया है यहाँ पर भी कि चार राहों का संगम स्थल को क्या कहा जाता है। चार राहों का संगम स्थल को हम चौराहा कहते हैं। जिसे देखा ना जा सके उसे हम अदृश्य बोल सकते हैं। जिसे पिया जा सके वो है पेय। पेय यानी कि ये पेय। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आओ जाने। जिस शब्द से किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और गुण आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हम संज्ञा को जानेंगे, संज्ञा के भेद को जानेंगे। तो सबसे पहले आप संज्ञा किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। तो जानते हैं संज्ञा की क्या परिभाषा होती है। जैसे कि यहीं आपके किताब में भी इसकी परिभाषा दी गई है। जिस शब्द से किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और गुण आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहाँ से क्या जाना कि संज्ञा वो शब्द होते हैं जो शब्द से हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा गुण उनके नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। या बोध कराने वाले ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए या वस्तु के नाम के लिए होता है। जैसे किसी का भी नाम, जैसे कि हम बोल सकते हैं राम, अनिल, सीता, और या फिर कहीं किसी के जगह का नाम जैसे कि तेजपुर,
यहीं आप ले लीजिए बदरपुर, असम, भारत, उत्तर प्रदेश, कोई भी देश का नाम या कोई भी जगह का नाम या कोई भी राज्य का नाम या कोई भी वस्तु ले सकते हो, जैसे कि ये पेंसिल ही, किताब, ये इन सभी को हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो क्या क्या 3 भेद होते हैं वो जानते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने क्या जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तेजपुर प्रसिद्ध शहर है, यानी कि तेजपुर एक जगह का नाम है, तो तेजपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि रमेश बाहर खेल रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से होंगे बच्चों, रमेश। हाँ, रमेश खेल रहा है, तो रमेश किसी का नाम है। हमने जैसे ही पहले ही यहाँ पे जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा प्राणी का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्या क्या है, आपके इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, गाय घास खाती है। तो यहाँ पर गाय बोलने से हर तरह के आएंगे, जैसे कि पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देशी, विदेशी, ये सभी गायों का सभी गाय के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात क्यों, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति है। तो जैसे कि और भी ले सकते हैं, लड़का बोलने से सभी तरह के व सभी जगह के लड़कों का बोध होता है। जैसे रामू, श्याम, आपके क्लास में भी सारे जितने लड़के हैं सारे लड़का शब्द के अंदर आ जाएंगे। तो वही क्योंकि ये मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति है, इसीलिए लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि हम नदी को भी बोल सकते हैं। नदी शब्द का प्रयोग करने पर हम विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। ये शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रही है। तो ये नदी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अब अगर हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कि गंगा नदी, तो जब गंगा नदी बोलेंगे या यमुना, फिर कोई भी नदी ले लो, सरयू, कोसी, ये सब नदी के पर्टिकुलर नाम आ जाने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और जब कोई नाम नहीं लेकर जाति का प्रयोग होगा, तब विशेष जाति का बोध कराएंगे, तब वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके लास्ट भेद को पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे चोरी करना पाप है। चोरी भाववाचक संज्ञा है। कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। फूलों में खुशबू होती है, खुशबू। तैरना अच्छा व्यायाम है, तैरना। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जैसे यहाँ पे चोरी, खुशबू, तैरना, फिर बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे ये किसी गुण को दर्शा रहे हैं, ये इसके भाव या गुण को दर्शाए। फूलों में खुशबू होती है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो ये जैसे ये भी गुण को गुण, दशा अथवा कार्य को जो भी शब्द भाव, गुण, दशा, कार्य का बोध कराते हैं, वे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो ये थे आज के आपके पाठ के भाषा अध्ययन। जैसे कि हमने यहाँ से क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि बहुत सारे शब्दों के जगह में हम बस एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।